देखिए, पिछली वीडियो में हमने भारत के मृदा के वर्गीकरण एवं जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि जलोढ़ मृदा दो तरीके की होती है, खादर और भांगर। कई बार इसके बीच का अंतर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो चलिए हम इसके बीच के कुछ बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं। पिछली ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि खादर कैसी होती है, नई जलोढ़ मृदा, जबकि भांगर कैसी होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा को हम भांगर कहते हैं। खादर नदी के निकट पाई जाती है, जबकि भांगर नदी से थोड़ी दूरी में, मतलब जहाँ पहले बाढ़ का पानी जाया करता था लेकिन अब नहीं जाता। ठीक है ना। तो नदी से दूर पाई जाती है भांगर और नदी के निकट पाई जाती है खादर। जैसे कि अगर ये नदी बह रही है तो इसके आसपास कौन सी पाई जाएगी, खादर, और इसके दूर कौन सी पाई जाएगी, भांगर। तीसरा देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निकट कौन सी पाई जाएगी, खादर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर नदी के निकट कौन सी पाई जा रही है, खादर। नदी ही किसका मेन का मुख्य कारण क्या होता है, नदी के उफान से ही बाढ़ आती है। तो बाढ़ के निकट भी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निकट भी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, खादर, जबकि भांगर उससे दूर पाई जाएगी। चौथा देखिए, इसमें खादर में अधिक जल ग्रहण करने की क्षमता होती है, जबकि भांगर में कम जल ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसकी उर्वरकता अधिक होने के कारण ये ज़्यादा उपजाऊ होती है, किसकी तुलना में, भांगर की तुलना में। यानी कि भांगर खादर से कम उपजाऊ होती है क्योंकि उसकी उर्वरकता क्या होती है, कम होती है। तो आप ये डिफरेंसेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये अंतर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कई बार आपसे एग्जाम में शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाता है। देखिए, मिट्टियों में हमें जो दूसरा प्रकार पढ़ना है वो है लाल पीली मिट्टी। ये भारत के 18.6% भूभाग में पाई जाती है। एरिया वाइज देखें तो 6 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। यानी जलोढ़ मृदा के बाद सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, लाल पीली मिट्टी है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पहली तो हमारी जलोढ़ मृदा है, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। दूसरी कौन सी है, लाल पीली मिट्टी, जो कि 18.6% भूभाग में पाई जाती है, जिसको एरिया वाइज देखें तो 6 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम भारत के भौगोलिक विभाजन के अनुसार देखें या भारत की दिशाओं के, तो दक्षिण और पूर्वी भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। जैसे भारत के दक्षिण एवं पूर्वी भाग में ये मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ कैसी वर्षा होती है, अधिक वर्षा। यानी आपको यहाँ से ये समझना है कि भारत के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। आप अगर देखेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन, तो आप एक जनरल सी टेंडेंसी पाएंगे कि भारत को अगर हम मध्य से, मुझे माफ़ कीजिएगा, यहाँ एरिया छोटा होने की वजह से हम मैप अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की गलती के लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। यहाँ पे 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि इन एरिया में 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 125 सेंटीमीटर ही हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भारत की औसत वर्षा, एक साल में औसत वर्षा कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला कि भारत के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आप देखिए यहाँ कौन सा दिख रहा है, आपको दक्षिण दिख रहा होगा और पूर्वी, कुछ पार्ट नॉर्दर्न के भी, उत्तरी भी आ रहा है, लेकिन जनरली कहाँ पाई जाती है, दक्षिण और पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो आप इतना याद रखिए कि भारत के दक्षिण व पूर्वी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। अब अगर हम राज्यों के अनुसार देखें तो कहाँ कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश जहाँ हम रहते हैं, बघेलखंड वाला रीजन। तो जहाँ आप रह रहे हो, शहडोल कहाँ आएगा आपका,
शहडोल किस क्षेत्र में आएगा आपका? पूर्वी मध्य प्रदेश में, यानी कि बघेलखंड वाले रीजन में। और वहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा कि भारत के दक्षिण और पूर्वी भाग में हमें लाल पीली मिट्टी मिलती है। और अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश। अगर आप भारत का पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो आपको ये रीजन समझ में आ जाएगा। देखिए, अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इसका लाल रंग किसकी वजह से होता है? इसका लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से। तो इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिए। कई बार डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि लाल पीली मिट्टी का लाल कलर किसकी वजह से आता है, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से। अब देखिए, इसमें अधिक क्या क्या होता है, इसमें क्या चीज़ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो क्या पाई जाती है? लोहा। लोहा पाया ही जाएगा क्योंकि आयरन ऑक्साइड की ही वजह से। लोहे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। तो आयरन ऑक्साइड की ही वजह से इसका कलर लाल है। तो इसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा? लोहा, चूना, पोटैश, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये चीज़ें इसमें प्रचुरता से पाई जाती है। जबकि इसमें कमी किन चीज़ों की होती है? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि भारत की मिट्टियों में आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की सामान्यता कमी ही मिलेगी। यानी कि लाल पीली मिट्टी में भी किस चीज़ की कमी होती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की। ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए, इसमें फसल कौन कौन सी हम उगा सकते हैं? बाजरा, रागी, मूंगफली, आलू और मोटे अनाज। ठीक है, सिंचाई और उर्वरकों की मदद से हम ये फसल को लाल पीली मिट्टी में उगा सकते हैं। तो ये हमारी मिट्टियों का दूसरा विभाजन भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्लियर होगा। एक हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लाल पीली मिट्टी भारत के 18.6% भाग में पाई जाती है, एरिया वाइज 6 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और जलोढ़ मृदा के बाद भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? लाल पीली मिट्टी ही है। दूसरा, भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? दक्षिण और पूर्वी भाग में पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। राज्यों के हिसाब से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश। पूर्वी मध्य प्रदेश आपको इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारा बघेलखंड का भाग है। फिर इसका लाल कलर किसकी वजह से हो रहता है? आयरन ऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कमी किन किन चीज़ों की होती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस, जैसे कि भारत की अन्य मृदाओं में भी देखने को मिलती है। इनमें अधिकता किन किन चीज़ों की होती है? लोहा, चूना, पोटैश, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इनमें कैसी फसल हम उगा सकते हैं? बाजरा, रागी, मूंगफली, आलू एवं मोटे अनाज। सिंचाई और उर्वरकों की मदद से हम इन फसलों को इनमें आसानी से उगा सकते हैं। चलिए हम भारतीय मृदाओं का तीसरा विभाजन देखते हैं, जो कि क्या है? काली मृदा। कौन सी मिट्टी अब हम पढ़ने वाले हैं? काली मृदा के बारे में पढ़ने वाले हैं। काली मृदा से सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपका यही बनता है कि किस मृदा को रेगड़ मृदा कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए काली मृदा को ही रेगड़ मृदा कहा जाता है। या फिर दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं कि काली मृदा को इन निम्नलिखित में से किन नामों में से भी जाना जाता है? 2-4 नाम दे दिया जाएगा, उसमें से एक रहेगा रेगड़। तो आपको किस पे टिक करना है? रेगड़ मृदा। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि काली मृदा को रेगड़ मृदा भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत के 16.6% भूभाग में ये पाई जाती है, एरिया वाइज 5.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में। ये तीसरा विशालतम वर्ग है। पहला कौन सा है? पहला है आपका जलोढ़, यानी कि भारतीय भूभाग में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। दूसरी कौन सी है? लाल पीली, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है। तीसरी अब कौन सी है? काली, जिसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा कि तीसरा विशालतम वर्ग किसका है? काली मृदा का है। ये दक्कन के पठार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है, यानी कि हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाएगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में कौन सी पाई जा रही थी? लाल पीली। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन सी पाई जाएगी? काली मृदा पाई जाएगी।
दक्कन का पठार। अब देखिए राज्य के हिसाब से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक, फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एसेट्रा इत्यादि में पाई जाएगी। यानी कि आप याद रखिए काली मृदा को अगर आपको मैप में बनाने के लिए आ गया तो आप कहाँ कहाँ बनाएंगे, दक्कन पठार वाले क्षेत्र में आप काली मृदा को दर्शा देंगे, जिसमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है, फिर हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गुजरात वाले रीजन में, यानी कि इस पूरे रीजन में। ये देखिए ये हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश यहाँ कुछ है, यहाँ पे ये हमारा यहाँ गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे गुजरात है, यानी कि इन रीजन में आपका क्या बनेगा, यहाँ से कुछ आंध्र प्रदेश तेलंगाना लग जाता है। तो आपके दक्कन के पठार में कैसी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए इसका निर्माण कैसा होता है, इसका निर्माण होता है बेसाल्टिक लावा के विखंडन से। बेसाल्टिक लावा जब भी वॉल्केनो, जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जब भी फटता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है, लावा निकलता है, बेसाल्टिक लावा निकलता है, और ये धीरे धीरे समय के साथ फैलते जाता है, ठंडा होते जाता है और सॉलिडिफाई यानी कि कठोर होते जाता है, और यही धीरे से किसका रूप धारण कर लेता है, काली मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इसका निर्माण कैसे हुआ, बेसाल्टिक लावा के विखंडन से। इसमें किस तरीके की फसल आप उगा सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, एक सेकंड, सबसे इम्पोर्टेंट है कपास, इसलिए इसे कपासीय मृदा भी कहते हैं। आप देखिएगा कि कपास, भारत के जो वस्त्र उद्योग हैं आपको किस साइड मिलेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश में इंदौर वगैरह साइड आपको वस्त्र उद्योग प्रमुखता से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा में क्या उगाई जाती है, कपास उगाई जाती है, और कपास से ही तो वस्त्र बनता है। तो जहाँ पे आपको कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा आप अपना उद्योग वहीं स्थापित करेंगे, इसीलिए तो इन क्षेत्रों में कपास प्रचुर मात्रा में मिलने के कारण ही यहाँ पे वस्त्र उद्योग प्रमुख रूप से स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो फसल कौन कौन सी है, कपास, मूंगफली, गन्ना, दालें इत्यादि। अब देखिए इसमें अधिकता किन किन चीज़ों की प्रचुरता होती है, लोहा, चूना, पोटैश, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, इन चीज़ों, ये खनिज जो है प्रचुर मात्रा में काली मिट्टी में पाए जाते हैं। जबकि इनमें कमी किन किन चीज़ों की होती है, कमी होती है फिर से नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। तो आप ये बिल्कुल रट लीजिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस भारत की सभी मिट्टी में इनकी कमी होती है। ठीक है, अब देखिए इनकी अब यहाँ ध्यान दीजिए कि काली मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, भारत में काली मिट्टी जो है, या काली मिट्टी की जो जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। यानी वर्षा होने पे ये चिपचिपी हो जाती है। इसका एक फीचर क्या है कि ये चिपचिपी हो जाती है, बहुत पानी गिरता है, इसकी जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है, और जल धारण करने की वजह से क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। जबकि सूखने पे इनमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, और गहरी दरारें पड़ने के कारण इनकी जुताई स्वतः हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, काली मृदा को यहाँ पे आपको कितने सारे नाम मिल गए, पहली रेगड़ मृदा, दूसरा कपासीय मृदा, तीसरा स्वतः जुताई करने वाली मृदा। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। एक बार हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। काली मृदा को रेगड़ मृदा भी कहते हैं। ये भारत के 16.6% भूभाग में पाई जाती है, एरिया वाइज 5.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये तीसरा विशालतम वर्ग है। ये दक्कन के पठार में प्रमुखता पाई जाती है। स्टेट वाइज महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता है बेसाल्टिक लावा के विखंडन से। इसमें कैसी फसल पाई जाती है, इसमें फसल पाई जाती है कपास, मूंगफली, गन्ना एवं दालें। इसमें क्या चीज़ प्रचुर मात्रा, कौन कौन से खनिज प्रचुरता में पाए जाते हैं, लोहा, चूना, पोटैश, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम। कमी किन की होती है, हमेशा की तरह नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। इनमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और वर्षा में बहुत चिपचिपी हो जाती है, लेकिन जब ये सूख जाती है तो सूखने में इनमें गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे इनकी जुताई
जुताई स्वतः ही हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक। देखिए अब हम भारत के चौथे मिट्टी के विभाजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है क्या है, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा किससे बनी है? लेटर शब्द ग्रीक वर्ड लेटर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है ईट, यानी कि लेटेराइट जो है इंग्लिश में हम लिखते हैं ऐसे, ये ग्रीक लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ब्रिक, यानी कि ईट। लेटराइट मृदा में क्या चीज़ की कमी होती है? चूना, फॉस्फोरस, पोटाश। जबकि ये कैसे क्षेत्रफल में पाया जाता है? ये उन क्षेत्रफल में पाई जाती है जहाँ उच्च तापमान होता है और भारी वर्षा, यानी कि उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में हमें कैसी मिट्टी मिलती है? लेटराइट मृदा मिलती है। इसके प्रकार कितने हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है गहरा लाल, दूसरा है गहरा लाल, दूसरा है सफ़ेद, तीसरा है भूगर्भवर्ती जल वाली। तो आपको ये याद रखना है कि लेटेराइट मृदा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। गहरी लाल, दूसरी सफ़ेद, तीसरी भूगर्भवर्ती जल वाली। ये किन किन राज्यों में पाई जाती है? किन किन राज्यों में ऐसा क्षेत्रफल हमें मिलेगा कि जहाँ पे तापमान भी उच्च हो और भारी वर्षा हो? वो कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा के पठार। मतलब लेटराइट मिट्टी हमें ज़्यादातर पहाड़ियों वगैरह में मिलेगी। किस राज्यों की पहाड़ियों में? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एवं उड़ीसा के पठार। यहाँ किस तरीके की फसल उगाई जा सकती है? सिंकोना, चाय, मोटे अनाज, कहवा, काजू, रबड़। कहवा यानी कि कॉफ़ी। तो एक बार हम फिर से इसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लेटराइट मृदा लेटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ईट, ग्रीक वर्ड लेटर से। ठीक है, ये काम इसमें कौन कौन सी चीज़ों की कमी होती, कौन कौन से खनिजों की कमी होती है? चूना, फॉस्फोरस, पोटाश। ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली है गहरी लाल, दूसरी है सफ़ेद, तीसरी है भूगर्भवर्ती जल वाली। ये किन किन राज्यों में पाई जाती है? तमिलनाडु की पहाड़ियों में, केरल की उच्च भूमि में, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा के पठार। ये इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है? सिंकोना, चाय, मोटे अनाज, कहवा यानी कॉफ़ी, काजू, रबड़ इत्यादि। ये कैसे क्षेत्रफल में पाई जाती है? जहाँ का तापमान भी ज़्यादा हो और जहाँ वर्षा भी ज़्यादा होती हो। क्लियर है यहाँ तक? देखिए अब हमारा भारत की मृदा में 5वीं मृदा जो अब हमें पढ़नी है वो कौन सी है? मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा में ये भारत के 5% भूभाग में पाई जाती है। एरिया वाइज 1.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये बालू प्रधान मिट्टी होती है, यानी कि इसके जो बालू के कण बहुत मोटे होते हैं। इसमें खनिज नमक की अधिकता पाई जाती है। इसमें कमी किन किन चीज़ों की होती है? नमी की एवं वनस्पति अंशों की कमी होती है। वनस्पति अंशों की कमी होने की वजह से इसमें किसकी कमी होगी? ह्यूमस की कमी होगी। इसे सिंचाई द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। लेकिन यदि हम इसमें किसी भी चीज़ की कृषि करना चाहते हैं तो हम उसे सिंचाई द्वारा उपजाऊ बना सकते हैं, लेकिन सिंचाई उपलब्ध ना होने पे ये मिट्टी कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है। यानी कि आप यहाँ से ये समझिए कि ये कैसे क्षेत्रों में पाई जाती है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये कौन कौन से राज्य में पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसमें फसल किस प्रकार की उगा सकते हैं हम? ज्वार, बाजरा, गेहूँ यानी मोटे अनाज की फसल हम इसमें प्रमुखता उगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने की वजह से हमें इसमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? सिंचाई की आवश्यकता होती है। लेकिन सिंचाई अगर हमें उपलब्ध नहीं है तो ये मिट्टी कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है।
अब देखिए भारत के किन किन राज्यों में ये मिलती है। जैसे अगर हम ये क्षेत्र बनाएं तो इन जगहों में हमें कैसी मिट्टी मिलेगी, मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगी, यानी कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिम भाग, भारत के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में हमें कैसी मिट्टी मिलेगी, मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ वर्षा क्या होती है, कम होती है। तो हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मरुस्थलीय मृदा हमें भारत के 5% भूभाग में मिलती है, एरिया वाइज 1.42 लाख किलोमीटर। ये बालू प्रधान मिट्टी होती है, यानी कि बालू की इसमें छोटे छोटे कण मोटे होते हैं। इसमें खनिज नमक अधिक होता है। इसमें नमी एवं वनस्पति अंशों की कमी होती है। सिंचाई द्वारा उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है, लेकिन सिंचाई की अभाव में ये बंजर हो जाती है। इसमें फसल कैसी उगती है, मोटे अनाज वाली, ज्वार बाजरा इत्यादि। राज्य कौन से हैं, हमारे सभी उत्तर पश्चिमी एवं पश्चिमी राज्य इसमें आ जाएंगे। जैसे कि देखिए पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखिए आपके सिलेबस की आखिरी मृदा कौन सी है, पर्वतीय मृदा है। पर्वतीय मृदा हमारे भारत के 8% भूभाग में पाई जाती है। 8%, 0.8 नहीं, 8% भूभाग में पाई जाती है, यानी कि 2.85 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कैसी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मृदा पाई जाती है। पर्वतीय मृदा सामान्यतः कहाँ मिलेगी? अब देखिए इसके नाम में ही पर्वत है, तो कहाँ मिलेगी, हिमालयी पर्वत श्रेणियों में, यानी कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक जो हिमालय हैं उनके तलहटी या उस क्षेत्र में हमें कैसी मृदा मिलेगी, उस क्षेत्र में हमें मिलेगी पर्वतीय मृदा। ये अधिकांशतः कैसी होती है, पतली होती है, दलदली होती है, छिद्रमयी होती है एवं कम गहरी होती है। ज़्यादातर ये कैसी, पतली, दलदली, छिद्रमयी एवं कम गहरी होती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस व नाइट्रोजन होता है। देखिए अभी तक आप जितनी भी मिट्टी पढ़े हैं उसमें क्या पाए हैं, ह्यूमस की कमी, लेकिन ये इकलौती ऐसी मिट्टी है जिसमें आपको ह्यूमस और नाइट्रोजन की क्या मिलेगी, पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कुछ अलग सा फैक्ट है कि किस मिट्टी में, भारत के किस मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन का पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, तो वो किस मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में। इसमें कमी किन किन चीज़ों की होती है, इनमें कमी होती है चूना, फॉस्फोरस, पोटाश। किन चीज़ों की कमी होती है, चूना, फॉस्फोरस और पोटाश। इसमें कैसी फसल उगाई जा सकती है, नाशपाती, सेब, चाय इत्यादि। चाय कब, जब अच्छी वर्षा हो। अब आप देखिए जहाँ चाय जिन क्षेत्रों में मिलता है, चाय भारत के जिन क्षेत्रों में मिलता है, किस क्षेत्रों में मिलता है, उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलता है। उसमें भी खासकर कहाँ, असम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ये सब कैसे हैं, पर्वतीय राज्य है ना। यहाँ हिमालय की चोटियाँ हैं, मतलब हिमालय भारत का जो ग्रेट माउंटेन रीजन है वो इन राज्यों में क्या होता है, विस्तार करता है। तो अब यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा में कैसी फसल उगा सकते हैं हम, नाशपाती, सेब, चाय इत्यादि। तो हम एक बार जल्दी से इसे देख लेते हैं कि पर्वतीय मृदा भारत के 8% भूभाग में पाई जाती है। यह अधिकांशतः पतली, दलदली, छिद्रमयी एवं कम गहरी होती है। इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन कमी किन किन चीज़ों की होती है, चूना, फॉस्फोरस एवं पोटाश की। इसमें कैसी फसल मिलती है, नाशपाती, सेब, चाय। क्षेत्र कैसे, किन क्षेत्रों में पाई जाती है, हिमालय पर्वत श्रेणियों वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से आपके भारत की मृदा के प्रकार चैप्टर समाप्त होता है। अब देखिए इसमें से आपसे प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न, बांगर व खादर में अंतर। दूसरा, काली मृदा
को अन्य किन नामों से जाना जाता है, एवं संपूर्ण भारत के मृदा के प्रकार या वर्गीकरण को आप समझाइए। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी या नोटबुक में लिखते चलिए। मिलते हैं अगली क्लास में।